अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पुराने वक्तों की बात है। एक गांव कंगनपुर था जो अपने नाम की मुनासबत से सदाबहार, बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। इस गांव के इर्द गिर्द पहाड़ों ने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे और फिर इस गांव के इर्द गिर्द हरे भरे लहलहाते खेत भी थे जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। गांव के तमाम लोगों में बहुत मोहब्बत थी, जैसे शीरो शकर। अगर इस गांव के किसी एक आदमी को भी तकलीफ होती तो पूरा गांव इसकी मदद को आ जाता था। इस गांव के इर्द गिर्द जंगलों में बहुत ज़्यादा सांप थे जो किसी को तंग नहीं करते थे और ना ही गांव का रुख करते थे, लेकिन रात के वक्त वो अपने अपने बिलों से बाहर निकल आते थे। इसलिए गांव के लोग दिन के वक्त ही जंगल से लकड़ियां काट कर ले आते थे और रात के वक्त कोई भी जंगल का रुख नहीं करता था। गांव का चौधरी हयात खान बहुत ही जालिम था। वो छोटी छोटी बातों पर गांव वालों पर जुल्म करता। गांव के लोग इसके जुल्म से बहुत तंग थे। वो गांव के लोगों से अपने खेतों में सख्त से सख्त मेहनत कराता और उजरत के तौर पर सिर्फ इतने पैसे देता कि जिससे इनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती थी। चौधरी को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। रास्ते में तेज आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वो एक घने दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। जब बारिश का जोर कुछ कम हुआ तो इसने देखा कि नाग और नागिन का एक जोड़ा पानी में इटकेलियां करते हुए दोनों जा रहे थे। चौधरी के घोड़े ने जब नाग और नागिन को देखा तो वो बिदक गया और चौधरी को ज़मीन पर गिराकर गांव की तरफ भाग गया। ज़मीन पर गिरने की वजह से चौधरी ज़ख्मी हो गया था और इसने अपने ज़ख्मी होने का जिम्मेदार इस नाग और नागिन को ठहराया। इसने बंदूक संभाली और निशाना बांधकर फायर कर दिया। गोली सीधी जाकर नाग के सर में लगी और सर के पर खचे उड़ गए और वो वहीं ढेर हो गया। चौधरी ने इस पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इसने नागिन का निशाना बांधा और फायर किया। गोली नागिन को लगी मगर नागिन मरी नहीं बल्कि जख्मी हो गई। नागिन ने यकदम पीछे मुड़कर देखा और फिर भागकर झाड़ियों में गायब हो गई। चौधरी नागिन की आंखों की चमक देखकर डर गया और जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर घबराहट के आलम में बिस्तर पर दराज हो गया। चौधरी साहिब, खैरियत तो है? बहुत परेशान लग रहे हैं, चौधरी की बीवी रजिया बानो ने पूछा। खैरियत ही तो नहीं है, चौधरी ने जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ? रजिया बानो ने पूछा। जिस जंगल में मैं शिकार खेलने गया तो वहां मेरा सामना एक नाग और नागिन से हो गया, जिसकी वजह से मेरा घोड़ा बिदक गया और मुझे गिराकर वो भाग खड़ा हुआ। नीचे गिरने की वजह से मैं जख्मी हो गया तो गुस्से की वजह से मैंने नाग को गोली मारकर ख़त्म कर दिया, लेकिन नागिन जख्मी हुई और भाग गई। अब मुझे डर है कि कहीं नागिन अपना बदला लेने न पहुंच जाए। चौधरी ने सारा वाकया बीवी को समझाते हुए कहा। कोई बात नहीं चौधरी साहिब, आप वैसे ही परेशान हो रहे हैं। वो नागिन जख्मी होकर भाग गई है और इसका वापस आना नामुमकिन है। हो सकता है जख्मों की ताब न लाकर मर भी जाए। आप तो ख्वाह परेशान हो रहे हैं। चलिए मुंह हाथ धो लें, बल्कि मैं तो कहती हूँ जल्दी से नहा लें ताकि थकन दूर हो जाए। आप जल्दी से नहा लें, मैं खाना लगवाती हूँ, बीवी ने कहा। दूसरी तरफ नागिन जख्मी होने के बाद संभलती हुई बल्कि अजियतनाक तकलीफ में मुब्तला जंगल के किनारे बने एक मंदिर में पहुंची और नाग देवता के मुजस्मे के कदमों में अपना सर रख दिया। अरे नाग देवता, हम नाग नागिन ने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर किस लिए इस जालिम ने मेरे नाग को मार डाला और मुझे भी जख्मी कर दिया? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हम दोनों ने तो हमेशा मनुष्य से दूर रहकर अपना वक्त गुजारा। फिर किस गुनाह की सज़ा मिली है मुझे? मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अब मेरा जीवन इस संसार में बेकार है। मैं किसके सहारे जीऊँगी? देवता, मुझे इंसाफ और आपकी दया चाहिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में सर मार मार कर अपना जीवन त्याग दूंगी। नागिन गिड़गिड़ाते हुए नाग देवता के मुजस्मे से मुखातिब हुई। अचानक नाग देवता के मुजस्मे की आंखें रोशन हो गईं और इसकी आंखों से शुआएं निकलकर नागिन के जिस्म पर पड़ी और इसी वक्त नागिन के जिस्म से तमाम जख्म मुंदमिल हो गए।
चौधरी ने तेरे नाक को ख़त्म किया है और इसी ने तुझे भी ज़ख्मी कर दिया है। इसका इरादा तुझे मारने का था, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गई। नाग देवता के मुजस्मे से आवाज़ आई, नाग देवता, मुझे आपसे ऐसी शक्ति चाहिए कि मैं इस चौधरी से अपने नाक का बदला ले सकूं और इसे इसके अंजाम तक पहुंचाऊं। देवता, मुझे तुरंत शक्ति चाहिए ताकि मेरे ब्याकल मनी को शांति मिले और मैं इस पापी का अंत कर दूं। नागिन ने कहा, फ़िलहाल मैं तुझे इतनी शक्ति देता हूं कि तू इसके ख्वाबों में आकर इसको डरा सके। अगर तुमने 2 साल तक बिला नागा यहाँ आकर मेरी पूजा की तो मैं तुझे इतनी शक्ति दे दूंगा कि तू जो रूप चाहे बदल सकती है और फिर इस चौधरी से अपने नाग का बदला ले सकती है। नाग देवता के मुजस्मे से आवाज़ आई। अचानक चौधरी हयात गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा और चीखने चिल्लाने लगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो अपना बदला ज़रूर लेगी। क्या हुआ चौधरी साहिब, क्यों चिल्ला रहे हैं? करीब सोई हुई चौधरी की बेगम ने पूछा, जो चौधरी का शोर सुनकर जाग उठी थी। वो मुझे कह रही थी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे नाग को मार डाला, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। चौधरी हयात ने घबराहट के आलम में कहा। कौन कह रही थी कि आपको मार डालेगी? बेगम रजिया ने पूछा। वो नागिन जिसके नाग को मैंने मारा था और इस नागिन को भी जख्मी कर दिया था, चौधरी ने कहा। इस दिन के बाद चौधरी हयात की रातों की नींद हराम हो गई। जब भी वो सोता, नागिन फन फैलाए इसके सामने आ जाती और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तुमने मेरे नाग को मार डाला, इसलिए अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और चौधरी नींद से हड़बड़ाकर उठ जाता और फिर इसको सारी रात नींद ना आती थी। इस तरह नींद न पूरी होने की वजह से चौधरी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और इसका सुकून बर्बाद हो गया। भगवान तेरा धन्यवाद कि आज मेरी पूजा पूरी हो गई। आज मेरी पूजा का फल मुझे मिलने वाला है। 2 साल तक मैंने नाग देवता की पूजा की है। आज मुझे मेरी पूजा की बदौलत नाग देवता मुझे इतनी शक्ति दे देंगे कि मैं जो रूप चाहे बदल सकती हूँ। नागिन खुशी से सोचने लगी, 2 साल तक चौधरी तूने जितना जीना था जी लिया, अब तेरी मौत बनकर आऊँगी और इस दुनिया से तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दूँगी जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। इसके बाद नागिन नाग देवता के मुजस्मे की तरफ मुखातिब हुई। नाग देवता, तुमने मुझे जो शक्ति दी थी, इससे मैंने चौधरी को ख्वाबों में जाकर इसे डराया और धमकाया। अब मुझे रूप बदलने की शक्ति दे ताकि मेरे बदन में जो आग बरसों से भड़क रही है वो ठंडी हो जाए और मैं अपने नाग की मौत का बदला चौधरी हयात खान से ले सकूं। आज चौधरी को इसके अंजाम तक पहुंचा सकूं। आज मुझे मेरी 2 साल की तपस्या और मेहनत का फल मुझे दे दो, क्योंकि जब तक वो चौधरी जिंदा है मैं इस वक्त तक सुकून से नहीं रह सकती। मुझे इस वक्त तक चैन नसीब नहीं होगा जब तक मैं चौधरी को इसके अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगी। आज मैंने अपनी पूजा ख़त्म कर दी है। मुझे शक्ति दो नाग देवता, ताकि मैं अपने नाग की मौत का बदला चौधरी से ले सकूं। नागिन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और नाग देवता के मुजस्मे के कदमों में अपना सर रख दिया। ऐन इसी वक्त नाग देवता के मुजस्मे की आंखों से शुआएं निकलीं और नागिन के जिस्म में दाखिल हो गईं। नागिन ज़मीन पर लेटकर तड़पने लगी और कुछ देर तड़पने के बाद इसने एक खूबसूरत दोशीज़ा का रूप धार लिया। नागिन अपना ये रूप देखकर बहुत खुश हुई और बेइख्तियार नाग देवता के मुजस्मे के सामने झुक गई। अब तू जो चाहे रूप धार सकती है और जब चाहे किसी भी इंसान, जानवर, परिंदे वगैरह का रूप धार सकती है। मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हुआ हूँ और मैंने तुझे इतनी शक्ति दे दी है जो आज से पहले किसी सांप को नहीं दी, नाग देवता ने कहा। नाग देवता की पूजा से फारिग होकर नागिन जंगल की तरफ निकल गई। वो जंगल में सैर की गर्ज से गई थी। थोड़ी दूर जाकर इसे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। नागिन एक खूबसूरत लड़की का रूप धार कर रास्ते में एक दरख्त के साथ बैठ गई और घुड़सवार के आने का इंतज़ार करने लगी। चौधरी साहिब, आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, कुछ तो बताइए, क्या होता जा रहा है आपको? रजिया बानो ने चौधरी से पूछा। पता नहीं, जब से वो नागिन मुझे ख्वाबों में आकर डराती है तब से किसी काम में जी नहीं लगता, सही तरीके से भूख भी नहीं लगती, तब से मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी है, चौधरी ने थके मांदे लहजे में कहा। आप शिकार पर क्यों नहीं चले जाते? आपका दिल भी बहल जाएगा, रजिया बानो ने चौधरी से कहा। तुम ठीक कहती हो, शायद इस तरह मेरी तबीयत कुछ संभल जाए, चौधरी ने कहा।
मैं आपके सबसे ख़ास नौकर बख्तू से कहकर आपका घोड़ा तैयार करवा देती हूँ, रज़िया बानो ने कहा और फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद चौधरी अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार की गर्ज से निकल गया। वो अपने घोड़े पर बैठा अपनी ही धुन में जा रहा था कि इसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इसने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। कुछ दूर दरख्त के नीचे इसको एक लड़की रोती हुई दिखाई दी। चौधरी इस लड़की के पास जाकर रुक गया। इतनी खूबसूरत लड़की को रोते हुए देखकर चौधरी की नीयत में फतूर आ गया। इस लड़की को अपने साथ हवेली में ले जाना चाहिए, चौधरी ने सोचा। तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? चौधरी ने लड़की से पूछा। मेरा नाम नीलम है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रात के अंधेरे में मेरी इज्जत के लुटेरों ने मेरे घर पर हमला कर दिया, बूढ़ी माँ को कत्ल कर दिया। अंधेरे में मैं अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग निकली। माँ ने मेरी मंगनी कर दी थी। मेरा होने वाला पति शराब में धुत रहने लगा है। दिन रात नशे और शराब पीने के अलावा इसे कुछ नहीं सूझता। इसकी ख्वाहिश है कि शादी के बाद मैं इसके इशारे पर चलूं, यानी वो मुझसे बुरा काम कराए ताकि बिना हाथ पैर हिलाए मेरी कमाई पर ऐश करता रहे। इस वजह से मैं भाग आई हूँ और मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है। नागिन जो नीलम के रूप में थी, इसने जवाब दिया। कौन कहता है कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है? मैं कंगनपुर गांव का चौधरी हयात खान हूँ। मैं तुम्हें अपनी हवेली में रानी बनाकर रखूँगा। तुम मेरे साथ चलो, चौधरी ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए हुए कहा। चौधरी साहिब, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपका ये एहसान जीते जी पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी, नीलम नागिन ने एक्टिंग करते हुए कहा। और इस तरह नागिन जो नीलम के रूप में थी चौधरी के साथ इसकी हवेली में आ गई। चौधरी नीलम नागिन को लेकर हवेली में आ गया। चौधरी साहिब, आपके साथ ये कौन है? चौधरी की बीवी रज़िया बानो ने हैरानी से पूछा। ये बेचारी जंगल में बैठी रो रही थी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ज़माने की सताई हुई ये बहुत दुखी है, इसलिए मैं इसको साथ ले आया हूँ। आज से ये यहीं हवेली में रहेगी, चौधरी ने कहा। आपने बहुत अच्छा किया जो इसको अपने साथ ले आए। हवेली की तन्हाई मुझे हर वक्त काटती रहती थी। अब मुझसे बातें करने वाली आ गई है। अब मेरा दिल बहल जाएगा। मैं अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, रज़िया बानो ने खुश होते हुए कहा। तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है नीलम। तुम जब चाहो अपने मंगेतर के पास वापस जा सकती हो। अगर तुम समझो कि तुम्हारा मंगेतर सही हो गया है, या फिर हम तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आराम व सुकून से गुजरे, चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। चौधरी साहिब, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे इस हवेली में एक कमरा दे देंगे तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूर, तुम जब तक चाहो इस हवेली में रह सकती हो, चौधरी ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। चौधरी साहिब, आप मुंह हाथ धो कर आएं। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ और नीलम को भी कपड़े देती हूँ ताकि ये कपड़े बदल ले, रज़िया बानो ने कहा। कुछ देर बाद सब खाने की मेज पर बैठ गए। नीलम नए कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। चौधरी खाना खाते खाते बार बार सर उठाकर नीलम की तरफ देखता और जवाब में नीलम भी मुस्कुरा देती। खाना खाने के बाद रज़िया बानो ने नीलम को इसका कमरा दिखाया और ख़ुद अपने कमरे में आकर सो गई। चौधरी भी कमरे में आकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर चौधरी को नींद कहाँ आने वाली थी, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश करता तो नीलम का खूबसूरत और दिलकश सरापा इसकी आंखों के सामने आ जाता था और इसकी आंखों से नींद उड़ जाती। अचानक वो उठकर बिस्तर पर बैठ गया और गौर से अपनी बीवी की जानिब देखा जो गहरी नींद में थी। इत्मीनान करने के बाद वो उठकर नीलम के कमरे में चला गया। चौधरी को देखकर नीलम चौंक गई। चौधरी साहिब, आप और इस वक्त? नीलम ने हैरानगी से पूछा। हाँ नीलम, तुमने मुझ पर ना जाने क्या जादू कर दिया है कि मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा मेरे सामने आ जाता है, चौधरी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। चौधरी साहिब, आपका मर्दाना वजाहत से भरपूर वजूद शायद मेरे दिल दिमाग पर भी छा गया है, जिसकी वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही है और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने जब से आपको देखा है मुझे चैन नहीं आ रहा। दिल चाहता है बस हर वक्त आप ही को देखती रहूं, नीलम ने एक्टिंग करते हुए कहा। हाँ नीलम, शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं, चौधरी ने बेकरारी के आलम में कहा। मगर चौधरी साहिब, आपकी बेगम को अगर हम दोनों के प्यार के बारे में पता चल गया
तो वो तूफान खड़ा कर देगी। शादी करना तो दूर की बात है, नीलम ने संजीदा होते हुए कहा। इसका हल भी निकालना ही पड़ेगा, चौधरी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। क्या हल निकालेंगे आप इस मसले का? नीलम ने परेशानी की एक्टिंग करते हुए कहा। क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे कत्ल कर दें और इस कत्ल को हादसे का रूप दे दें, चौधरी ने कहा। क्या कह रहे हैं चौधरी साहिब? अगर किसी को शक हो गया तो हम दोनों फांसी चढ़ जाएंगे। नीलम ने हैरान होते हुए कहा। मैं कल रात घर से बाहर रहूंगा और तुम अपने कमरे में अकेली रहोगी और रजिया अपने कमरे में अकेली होगी। मैंने अपने 2 खास बंदों से बात कर ली है, वो बहुत एतमाद वाले हैं। वो चोर बनकर हवेली में दाखिल होंगे और अलमारी से रजिया का जेवर साथ ले जाएंगे और साथ ही रजिया का काम तमाम कर देंगे और इस तरह ये कत्ल हम दोनों पर नहीं आएगा। चौधरी ने तदबीर सोचते हुए कहा। हाँ चौधरी साहिब, ये तरकीब ठीक रहेगी, नीलम ने खुश होते हुए कहा। फिर दोनों अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। दूसरी सुबह चौधरी रात घर से बाहर रहने का कहकर चला गया। दिन भर नीलम और रजिया बानो एक दूसरे से बातें करती रहीं और रात का खाना खाकर दोनों अपने अपने कमरे में चली गईं। आधी रात के करीब रजिया बानो की चीखें सुनाई दी तो नीलम ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। नीलम की चीख सुनकर काफी लोग हवेली के पास जमा हो गए तो नीलम रो रो कर सबको बताने लगी कि चोर आए और रजिया बानो के जेवर चोरी करके ले गए और जाते जाते रजिया बानो को कत्ल भी कर गए। जब लोगों ने रजिया बानो के कमरे में जाकर देखा तो पलंग पर रजिया बानो की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। सुबह का उजाला फैलते ही चौधरी हवेली में आ गया और बीवी की लाश देखकर ज़ारों कतार रोने लगा। बहरहाल रजिया बानो के कफन दफन का इंतज़ाम किया गया। शाम तक रजिया बानो को गांव के कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। सब लोग चौधरी के पास अफसोस के लिए आते रहे। रात के वक्त नीलम और चौधरी बहुत खुश हुए। अब हमारे रास्ते का कांटा निकल गया है, हमें मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता, चौधरी ने खुश होते हुए कहा। हाँ चौधरी साहिब, अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता, नीलम ने भी चौधरी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तो चौधरी ने बेख्तियार नीलम को अपनी बाहों में भींच लिया और इसी वक्त नीलम ने मंत्र पढ़ा और चौधरी गश खाकर अपने करीब पलंग पर गिरा और बेहोश हो गया। नीलम ने चौधरी के मुंह पर पानी छिड़का तो उसे होश आ गया तो उसने खुद को अपने पलंग पर बंधा हुआ पाया। नीलम, नीलम कहाँ हो तुम? चौधरी ने बेख्तियार नीलम को आवाज़ें देना शुरू कर दी। कुछ देर बाद नीलम कमरे में दाखिल हुई। क्यों चीख रहे हैं चौधरी साहिब? नीलम ने चौधरी से पूछा। ये मुझे पलंग पर किसने बांध रखा है? चौधरी ने नीलम से पूछा। मैंने, नीलम ने जवाब दिया। मगर क्यों? चौधरी ने घबराहट के आलम में पूछा। अभी बताती हूँ, ये कहकर नीलम ने आंखें बंद की और कुछ देर बाद वो नागिन के रूप में चौधरी हयात खान के पलंग के किनारे बैठी हुई थी। नहीं, तुम नीलम नहीं हो सकती, चौधरी ने हैरानी और घबराहट के मिले जुले लहजे में कहा। कुछ देर बाद नागिन दोबारा नीलम के रूप में आ गई। मैं ही तुम्हारी नीलम हूँ चौधरी हयात, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ख़त्म कर दूंगी तुम्हें। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरी जान के दरपे हो गई हो? चौधरी ने घबराहट के आलम में कहा। याद कर वो दिन जब तू शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। बारिश हो रही थी, थोड़ी दूरी पर मैं और मेरा नाग, हम दोनों बारिश में खुशी से उछल कूद रहे थे और तूने बंदूक से मेरे नाग पर फायर किया तो वो वहीं ढेर हो गया। फिर तूने मेरा निशाना लेकर फायर किया, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। वहीं मैंने अहद कर लिया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर मैं नाग देवता के पास पहुंची, मैंने इसकी पूजा की तो नाग देवता ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं ख्वाबों में आकर तुझे डरा सकूं। फिर मैंने तुझे ख्वाबों में आकर डराना शुरू कर दिया। नाग देवता ने मुझे रूप बदलने की शक्ति इस शर्त पर देने का वादा किया कि मैं 2 साल तक इसकी पूजा करूं। फिर 2 साल तक मैंने नाग देवता की पूजा की तो नाग देवता ने मुझे रूप बदलने की शक्ति दे दी और मैं अपनी चालाकी की मदद से तुझे अपने प्यार में फंसाकर इस हवेली में आ गई और फिर तेरी बीवी का खून करवा दिया। आज मैं तुझ पर अपनी सच्चाई खोल रही हूँ। अब तू बता कि मैंने और मेरे नाग ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे नाग को मार डाला और मुझे भी जख्मी कर दिया था। नागिन ने चौधरी की तरफ कहर आलूद नजरों से देखते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, चौधरी हयात खान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। माफ कर दूं? तूने मेरे नाग को मार डाला
और अब मुझसे माफ़ी मांगता है। नीलम ने गुस्सा से कहा। मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो, चौधरी गिड़गिड़ाने लगा। रहम? क्या तुझे इस वक्त हम पर रहम आया था जब तूने मेरे नाक को मार दिया था और मुझे भी जख्मी कर दिया था? नीलम ने फुनकारते हुए कहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, चौधरी ने रोते हुए कहा। नहीं, अब तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, आज तेरा आखिरी दिन आ गया है, नीलम ने कहा और इसी वक्त नागिन के रूप में आ गई और चौधरी के जिस्म पर चढ़ने लगी और फिर इसने चौधरी के माथे पर आंखों से कहर बरसाते हुए डस लिया। सारी हवेली चीखों से गूंज उठी। चौधरी बिलबिलाने लगा। फिर नागिन नीलम के रूप में आ गई और चौधरी को रस्सियों से खोल दिया। चौधरी की हालत बहुत अजियतनाक थी। चौधरी इधर उधर लड़खड़ा कर भागने लगा और फिर वो हवेली के सेहन में गिर गया तो फौरन नीलम ने नागिन का रूप धार लिया और चौधरी की टांगों पर कई जगह डस लिया। देखते ही देखते चौधरी का सारा जिस्म नीला पड़ गया और चौधरी मौत की आगोश में पहुंच गया। नीलम ने इसे कहर आलूद नज़रों से देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हवेली से बाहर निकल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डर की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।